know very well any matter which have a fixed shape, which have a fixed volume, which have a fixed size. और दूसरी बात उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है बहुत ही कम होंगे और उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए उनको सॉलिड कहा जाता है। उनको कंप्रेस नहीं किया जाता है, वो रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली हेल्ड होता है, तो इसलिए हम लोग उसको सॉलिड्स कहते हैं। सॉलिड्स को कल हम लोगों ने डिवाइड किया था टू पार्ट्स में। पहला था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा था हमारा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स कहा जाता है बच्चों। इट इज द ट्रू सॉलिड्स, मैंने कल बताया भी था। ये सचमुच में सॉलिड्स है और इनको स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है कि कभी कभी ये सॉलिड्स बन जाते हैं लेकिन ये सॉलिड्स है नहीं। याद रखना बच्चों, कभी कभी ये सॉलिड्स बन जाते हैं। पुराने समय में बहुत ऐसे होते थे कुछ सॉलिड्स ऐसे जो एमॉर्फस होते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें जो क्रिस्टलाइन नेचर होता है वो आ जाता था, इसीलिए इनको स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता था। दूसरी बात मैंने तुमको बताया था क्रिस्टलाइंस के कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को दिया था उस दिन। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, और इसमें मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिया था इसका, जैसे रबर, ग्लास, टेफ्लॉन और बहुत सारे, राइट। तो यहाँ पर ये सब एग्जांपल्स थे और इसमें सबसे बड़ा जो मैं आप लोगों को पूछने वाला हूँ कि आखिर ये एग्जांपल्स में एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साइज जो थे ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में थे। इसके एग्जांपल्स थे ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये क्या होता है आप लोगों ने कल पूछा भी था कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है। तो कोई भी क्रिस्टलाइन जो होगा आप लोगों को पता होगा कि केटायंस और एनायंस से मिलकर के बने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन से बनकर के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी ये सजते इनका जो क्रिस्टल नेचर होगा ए बी सी डी, जो भी इनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होगा। इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड, इस तरह से लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। और इधर जो है अमॉर्फस में हमारा शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट वाज एनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक्स और इनको आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। जिसमें एक बच्चे को डाउट भी था, हमारे स्टूडेंट शायद निकुंज नाम था उसका, कल उन्होंने डाउट भी पूछा था मुझे कि सर ये एन आइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक ये है क्या। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोग कह सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का मतलब समझते होगे, रेसिस्टेंस को जानते होगे कि अगर कोई एक वायर गया हुआ है, उस वायर में आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जोड़ोगे तो कंडक्ट जो इलेक्ट्रिकल की जो कंडक्टिविटी है या फिर आप करंट कह सकते हो, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, उसी तरह से यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस है तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होगी। दूसरी बात इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका वैल्यू जो है वो अलग अलग होगा। हर एक एंगल पर आप देख लीजिए इनका, क्योंकि एक जैसा एटम तो है नहीं, क्रिस्टलाइन नेचर है तो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे, तो अलग अलग क्रिस्टल्स होंगे, तो अलग अलग नेचर में इनका जो मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर अगर एक तरह का कंपाउंड इसमें जुड़ा हुआ है और दूसरा इस तरह से डायगोनली जुड़ा हुआ है, तो इनका मैग्नीट्यूड जो है हर डायरेक्शन में चेंज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये एक तरह के एटम्स होंगे, ये दूसरे तरह के एटम्स होंगे जो अनडायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है नहीं, जिस कारण से इनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू अलग अलग होगी, इसीलिए इनको एनआइसोट्रॉपिक्स कहा जाता है। और एमॉर्फस को आइसोट्रॉपिक्स कहने के पीछे मेन रीजन यही है कि एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, वहां पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ही नहीं। कौन सा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किस तरह से सजा हुआ है वहां पर वो डिटरमाइन है। तो ये थे हमारे दो टाइप्स के सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस।
तो बच्चों क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में जैसे ही सॉलिड वर्ड का हम लोग यूज करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि सॉलिड 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 में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है तो उसका शेप कैसा होगा, एक दिमाग में उसका एक इमेज बनना चाहिए। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है तो क्या वो क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे या नहीं होंगे, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी टाइप्स है या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में आना चाहिए। तो बच्चों पहले मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि सॉलिड्स क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, सॉलिड्स के जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कितने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टल किसको कहते हैं, लैटिस क्रिस्टल्स किसको कहते हैं, लैटिस क्रिस्टल में यूनिट सेल किसको कहते हैं, यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस कितने टाइप के होते हैं, उनका पैकिंग किस तरह से होता है, उनका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे होगा, वही सारी डिटेल्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों मुझे आप लोग अभी बता दीजिए क्या आप लोगों को ये दो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में समझने में कोई दिक्कत है। कोई भी स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में हमें सर डाउट है, आप अगर कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहें तो बता सकते हैं आप लोग। किसी को भी एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स आल्सो, किसी को कोई डाउट, निष्ठा, रिया, विनीत, नो डाउट इन दिस, यस, क्या बोल रहे हो अनादा? आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, ये एक सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिस फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, उसके बाद आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनका डायरेक्शनल मैग्नीट्यूड, इन सब की जो वैल्यूज होती है सॉलिड्स में, क्योंकि एटम्स अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में यहाँ पर ए एटम होगा, यहाँ पे बी, अगर मान लीजिए ए बी टाइप का मॉलिक्यूल है, ए बी करके दो क्रिस्टल्स जो है केटायन एनायन मिलकर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस निकालेंगे तो उसका हर जगह वैल्यू चेंज होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसका वैल्यू अलग अलग होगा। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को अगर हम डायरेक्शनली कंपेयर करें तो आप लोगों को पता है क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं तो ये अनडायरेक्शनल होंगे, जिस कारण से इनके मैग्नीट्यूड के वैल्यू अलग अलग होंगे, इसीलिए इनको एनआइसोट्रॉपिक कहा जाता है। और एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अगर मान लो ए बी है तो 4-5 ए बी होगा, उसके बाद लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, जिस कारण से वो आइसोट्रॉपिक्स है। आइसोट्रॉपिक्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने के कारण उन लोगों का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, आप इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कहिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहिए या फिर मैग्नीट्यूड कहिए या डायरेक्शनल कहिए, तो उनका जो है सेम हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम आइस क्यूब लेते हैं, 4-5 आइस क्यूब्स को लो तो 4-5 आइस क्यूब्स को आपको सजाने के लिए 2 ऊपर में डाल दो, 2 नीचे में डाल दो, अब एक एक्स्ट्रा बच गया तो उसको कहीं पे डाल दो, तो ये पांचों के पांचों आइस क्यूब एक डायरेक्शनल में हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा चीनी के क्रिस्टल्स को आपको अरेंज करना है, तो चीनी के क्रिस्टल्स को अरेंज करने के लिए आपको एक एक क्रिस्टल्स को स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करना पड़ेगा, उनका शेप एंड साइज देखना पड़ेगा। और शुगर के क्रिस्टल्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बने हुए हैं, तो उनके ऑक्सीजन का एटम्स, कार्बन का एटम्स, हाइड्रोजन का एटम्स, उन सब का अलग अलग एटम्स होने के कारण उन लोगों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होगा, उन लोगों का जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है वो अलग होगा, और उनका जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शनल है वो अनडायरेक्शनल। समझ में आया बेटा? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कितने तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, या क्रिस्टल सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा चैप्टर ये क्रिस्टल सॉलिड्स पे ही डिपेंडेंट है। और एक और विशेष जानकारी बता दूं कि ये ग्लास या रबर, उसको एमॉर्फस क्यों कहा जाता है। आप लोग देखना, आप लोग के विंडोज में या डोर्स में जो ग्लास लगे होते हैं, अगर 10 साल 15 साल 20 साल पुराना ग्लास होगा तो देखना नीचे वाला साइड जो होता है, बेस वाला साइड, वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उनका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर हो जाता है, वो
लॉन्ग रेंज ऑर्डर को रेसिस्ट नहीं कर पाता है, जो डिसऑर्डर होने के कारण उनका जो बेस होता है, उनका जो मतलब डाउन पोर्शन होता है वो ब्रॉड हो जाता है, वो थिक हो जाता है और ऊपर की तरफ पतला हो जाता है, क्योंकि वहां पर ये ग्लास जो है एमॉर्फस का काम करता है। ये ग्लास कैसे बनते हैं, अगर कभी ग्लास फैक्ट्रीज में जाकर के देखोगे तो नीचे में जो है एक आपको लेयर दिया जाता है जिसके ऊपर में एमॉर्फस डाला जाता है और एमॉर्फस के बाद वापस एक लेयर दिया जाता है, तब जाकर के ये ग्लास का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उसमें जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्डर है वो सिमिलर नहीं होते हैं, वो डिसऑर्डर। जैसे आपको पता होगा अगर हम लोग कहीं पर पाउडर लगाते हैं, जो पाउडर लगाते हैं उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अरेंज में हमारे गाल के ऊपर में लगा हुआ है नहीं, तो वो डिसऑर्डरनेस होता है, जिस कारण से उनका जो बेस में, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो विंडोज या ग्लास हमारे घर में लगे होते हैं तो उसका जो बेस वाला पार्ट है उधर जो है ज्यादा थिकनेस हो जाता है और ऊपर जो है पतला रहेगा। चलिए आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ये जनरली जितने भी इनके पार्ट्स हैं इनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स के आधार पर बांटा है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस कौन से बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस जो है रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बेस पर उसको डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कौन से बेस के ऊपर में इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो बच्चों इनको जो डिवाइड किया गया है वो कंस्टिट्यूएंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन या पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पर इनको डिवाइड किया गया है। जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्ट हैं उनको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो पहले टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम दे दिया मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह रहे हैं सर, तो इसका मतलब हो गया ऐसा क्रिस्टल्स जो मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। दूसरा जो है वो है बच्चों आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आप लोगों के दिमाग में वापस आ गया होगा इनके अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कैटायंस एंड आयंस, मतलब आयंस के फॉर्म में होंगे। तीसरा जो है आपका मेटैलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो मेटल से बनने वाले जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो मेटैलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और लास्ट में है हमारा कोवेलेंट, जिसको नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहा जाता है। तो बच्चों ये 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाने के पीछे रीजन ये था कि आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग किसी भी चीज का अगर एक ही कैटेगरी का हो और हम लोग डिवीजन जो करते हैं तो उसको कोई ना कोई बेसिस लेते हैं किसी भी चीज का। जैसे मान लो अगर तुम्हारे स्कूल में एक ही स्टैंडर्ड का 5 सेक्शन है, एक स्टैंडर्ड का 5 सेक्शन है, तो आप लोगों को पता होगा ये पांचों सेक्शन, अगर ये पांचों सेक्शन को हम लोग देखें, अब आ रहा है श्लोक क्लियर बेटा? नाउ इज इट क्लियर श्लोक? एक बार रिकनेक्ट हो जाओ, ज्वाइन, लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाओ। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो इसमें देखा गया कि आखिर इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स है, अगर हम देखते हैं तो कहते तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, उसमें कोवेलेंट वाला बॉन्ड भी है, उसमें जो है आपका हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी है, पोलर बॉन्ड भी है, नॉन पोलर बॉन्ड भी है। तो फिर अगर इस तरीके से बॉन्ड्स हैं तो फिर इनको कैसे, तो बोला कि इसको बॉन्डिंग के आधार पर ही डाल देते हैं। अगर ऐसा है कि बॉन्ड्स के नेचर पर अगर हम लोग क्रिस्टल्स को डिवाइड करें तो इनको क्या कर दिया, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिया गया था, तो इसको कंपेयर कर दिया गया था कि इनके अंदर में जो बॉन्ड्स है उसके आधार पर भी हम लोग क्रिस्टल्स को बांटते हैं। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इन लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ नेचर बता दिया कि एक जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, दूसरा जो है पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होंगे, और तीसरा जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होंगे। जी श्लोक जी, क्या प्रॉब्लम है बेटा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेटा? अब दिखाई दे रहा बेटा श्लोक? श्लोक को पॉज कर देंगे।
So we are talking about first of all types of solids में crystalline solids के जो types हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया इसका जो बेसिस लिया गया था वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लिया गया था और इनके बॉन्डिंग नेचर को लिया गया था कि कौन सा बॉन्ड है इनके अंदर में। तो जनरली जब देखा गया कि इसके अंदर में जितने भी जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स थे नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इनको इन लोगों ने कंपेयर किया था लंदन फोर्स से। याद आया लंदन फोर्स? हम लोगों ने स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें एक वर्ड यूज हुआ था हम लोगों का लंदन फोर्स, वीक फोर्स, वंडरवाल फोर्स। याद है? केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था बच्चों। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, जब कोई सेंट्रल एटम चारों साइड्स एक ही एलिमेंट से घिरा हुआ हो, अदरवाइज दोनों साइड्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से घिरा हुआ हो, तो पोलैरिटी इंड्यूस होगा नहीं, तो वो नॉन पोलर हो जाए। जैसे अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में दोनों सेम मॉलिक्यूल्स, सेम एटम्स हैं, तो सेम एटम्स में उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज भी होगी सेम होगी, तो यहाँ पर पोलैरिटी इंड्यूस होगा नहीं, इस कारण से ये नॉन पोलर होगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की अगर मैं बात करूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन के चारों साइड, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन लेफ्ट राइट अप एंड डाउन चारों साइड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से घिरा हुआ, तो जिस कारण से क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और ये नॉन पोलर हो जाएंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इसमें बहुत ही वीक बॉन्ड्स होते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, वंडरवाल बॉन्ड्स, लंदन फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। पोलर में क्या होता है बच्चों? पोलर में मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम कोई दो एटम्स लेते हैं, जैसे HCl ले लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए, इस सब में क्या होता है कि एक एलिमेंट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और दूसरा जो है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसकी तरफ झुक जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसकी तरफ झुकता है, तो जो है पोलैरिटी इंड्यूस होता है, जिस कारण से उनका डायपोल मोमेंट का कुछ वैल्यूज जनरेट होता है। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे वो कुछ इस तरह से एग्जांपल, इसमें भी जो है वीक फोर्सेस होंगे, जो केमिकल बॉन्ड होंगे वो वीक बॉन्ड्स होंगे, जैसे लंदन फोर्स या फिर वंडरवाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लोगों को पता होगा कि दो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, इंटर में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था हाइड्रोजन फ्लोराइड, और इंट्रा में मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में बताया हुआ था। तो यहाँ पर जो है हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर की ही बात करेंगे या फिर इंट्रा की बात करेंगे। वाटर, अगर आप वाटर को एकदम कूल कर दीजिए तो सॉलिड आइस बन जाता है। इस आइस के अंदर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये भी एक प्रकार का वीक बॉन्डिंग है। तो ये सब के सब जो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग वीक बॉन्ड्स, इनका लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, बहुत ही कमजोर बॉन्ड्स हैं। कमजोर बॉन्ड्स आप लोग जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये सब, तो ये जो है एकदम लोली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज में होंगे, इनके बॉन्ड्स बहुत ही। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अब हम लोग बात करेंगे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। किसको कहेंगे आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर में जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे वो क्या होगा, कैटायंस एनायंस, आयंस के फॉर्म में। तो जैसे सोडियम क्लोराइड है बच्चों, सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस। इनके अंदर में जो बॉन्ड्स अटैचमेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, इस आयनिक कंपाउंड्स के अंदर में जो आयंस है क्या वो ऑटोमेटिकली डिसोशिएट करेंगे? आप समझ रहे हो, ये कंपाउंड क्या ऑटोमेटिकली आयंस में हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रीली आयंस हो जाएंगे? नहीं होगा। तो क्या ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होंगे? नहीं। ये आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होंगे।
लेकिन अगर हम इसको मॉल्टन स्टेट में ले जाए या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में डाल दे, जब इनके आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे, जब इनके आयंस फ्रीली मूव करेंगे, तब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। बात समझ में आया बच्चों? ये लोली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये 100% इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कब होगा? जब ये मॉल्टन स्टेट में होगा, अदरवाइज इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में डालेंगे। दूसरी बात आ जाइए मेटालिक्स। आप लोगों को पता है कि मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को कहा जाता है कि कोई भी मेटल का एक नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकाल सकता है, जिस कारण से उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। राइट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होने का मेन मकसद यही था कि उनके लास्ट सेल से उनको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर, मतलब ये सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए न्यूक्लियस होते हैं जो अपने बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ये डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होंगे ही होंगे। जैसे कोई भी आयरन 2+ से आयरन 3+ हो सकता है, कॉपर से कॉपर प्लस, कॉपर 2+ हो सकता है, जिंक 2+ हो सकता है, सिल्वर, कोई भी एलिमेंट्स आप ले लीजिए, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, ये सब के सब जब आपस में खुद से भी बॉन्ड बनाते हैं तो ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल्स को यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, मेटल्स अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करके मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे याद कीजिए केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने मेटालिक बॉन्ड का एग्जांपल दिया था Mn2O10, याद है? मैंगनीज पेंटाऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया था, दो मैंगनीज आपस में, और हर एक मैंगनीज 5-5 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन वो बॉन्ड को हम लोग मेटालिक बॉन्ड नहीं कहेंगे। मैंगनीज जो आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। और यहाँ पर जो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, मेटल तो है ही, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो आयंस है, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पॉजिटिव आयंस है, जिस कारण से जो सॉलिड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। लास्ट वाला जो बच्चों को नहीं दिख रहा था, आप दिखेगा बच्चों, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये है हमारा कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब पूछोगे कि सर ये क्या होता है कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड? कोवेलेंट भी है, क्रिस्टलाइन भी है और सॉलिड्स भी। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कोवेलेंट बॉन्ड्स जनरली कार्बन हाइड्रोजन में बनते हैं। तो जनरली जो नेटवर्क वाले जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हो या फिर 14th ग्रुप के एलिमेंट्स के, जैसे आप लोगों को पता होगा कि डायमंड जो है ये एक तरह का नेटवर्क है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, और ऐसा माना जाता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कोई सब्सटेंस है तो वो डायमंड है, इससे ज्यादा हार्ड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा होता है। और दूसरी बात, जिनका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो बहुत ही मतलब एक नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर आप लोग जो देखोगे 10th के एनसीईआरटी में दिया हुआ था, 11th के भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ये जो है आपका नॉन कंडक्टर्स, इनका जो बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आप लोगों को पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। और सिर्फ एक ऐसा कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो है हमारा ग्रेफाइट, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कहते हो, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ग्रेफाइट में कार्बन के बीच का जो लेयर्स है वो भी एक तरह का, इसीलिए इसको कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जाइंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। याद रखना, जाइंट जानते हो? जाइंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही विशाल, बड़ा, भयानक। तो इनका जो स्ट्रक्चर्स होता है बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर होगा, बड़ा स्ट्रक्चर होगा। और ग्रेफाइट में आप देखना इनके जो कार्बन्स होते हैं, 3 कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से होते हैं, लेकिन चौथा कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड्स के साथ जुड़ा होता है, जिस कारण से इनका sp2